हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों को इकोनॉमिक्स की एक नई कक्षा में फिर से स्वागत करता हूं और मैं कुछ चीज़ें आपको बताना शुरू करता हूं। मैंने जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा पीछे बताया है, उसी कड़ी में मैं आगे आप लोगों को शुरू कर रहा हूं। जो ये क्लास करने जा रहे हैं वो पीछे जाके इसके प्रीवियस वाली जो क्लास है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, तो इस क्लास में थोड़ा अच्छे से वो इंटरेक्ट कर पाएंगे और कंफर्टेबल होंगे। देखिए, मैंने कल उत्पादन की बात की थी कि उत्पादन ही मेन इशू है हर देश का, और उत्पादन के अंदर वो क्षमता है कि हमारे लिए सुख, शांति, समृद्धि और जितना जो कुछ भी आप चाहते हैं कि मुझे मिले, वो सारी चीज़ उसी के अंदर क्षमता है उत्पादन के अंदर कि आप लोगों को वो दे सकती है। तो उसी में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, चूँकि आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को यूज करने की, तो आप लोग इन चीज़ों में कंफर्टेबल रहें। उत्पादन, आय और व्यय, इसका जो टोटल आता है, जैसे उत्पादन और आय और व्यय ये तीनों सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ये पेन है, इस पेन की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, यानी कि ये इस उत्पाद की कीमत 10 रुपया है। ठीक है, 10 रुपये का ये उत्पाद हो गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 रुपया, इसका 10 रुपये उत्पादन हो गया। अब आय, आय का संबंध कैसे है कि ये जब उत्पाद हुआ है तो इसमें कुछ लोगों को आय हुआ होगा। कैसे आय हुआ होगा? जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे कुछ ज़मीन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग का यूज हुआ, कुछ ज़मीन का यूज होगा, वो लैंड, उसको मान लो 2 रुपया चला गया। ठीक है, वहाँ पे लेबर यानी कि श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी 2 रुपया चला गया। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी के लिए भी, चूँकि कोई भी आदमी काम करेगा तो कुछ प्रॉफिट वो चाहेगा, और इकोनॉमिक्स की ये भाषा भी है, और इकोनॉमिक्स में तभी अच्छा माना जाता है जब उसमें कुछ प्रॉफिट उद्योग लगाने वाले को मिले। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी, उद्यमी को भी 2 रुपये मिल जा रहे हैं। उसके बाद आता है कैपिटल, जो पूंजी इसने बैंक से ली है उसके लिए भी 2 रुपये का आपने निकाल दिया। अब कितना हो गया? 8 रुपया। लेकिन इसमें एक हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में, अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी के रूप में जाता है, तो वो इसमें मैं गवर्नमेंट के लिए कर दे रहा हूँ। गवर्नमेंट को गया 2 रुपया। अब ये टोटल हो गया 10 रुपया। ठीक है, ये जो है ये आय है इन लोगों की, लैंड मालिक की, लेबर की, जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी, ये एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है जो काम करा रहा है उसकी, और ये कैपिटल जो पैसा पूंजी है उसके लिए, और गवर्नमेंट, चूँकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें देती है हमारे लिए, लगता तो है कि हमसे वो ले रही है, लेकिन वो एक्चुअल में ले कम रही होती है, दे हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें रही होती। तो गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनता है, वो इस तरह से काउंट करके 10 रुपया टोटल का हुआ। ये हो गया आय। सोचिए, जब ये आय हुआ है 2-2 रुपये ये सारी चीज़ें, तो ये आय आपको तभी हुआ जब आपको किसी ने कुछ दिया होगा ना। तो जो किसी ने दिया है, इस उद्यमी ने ला के इधर से कैपिटल बैंक से अरेंज करके वो सारी चीज़ें दी हैं, तो वो व्यय भी हुआ है। इस जो आप लोगों का आय है वो किसी का व्यय भी होगा। तब ये आय और उधर का व्यय, यानी कि अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आय और व्यय दोनों ही बराबर क्वांटिटी में आ गया। जितना आप लोगों को आय हुआ, चूँकि वो पैसा आपको मिला है तो वो कहीं ना कहीं से तो मिला होगा, तो जो आय हुआ है आपका 10, उतने के ही बराबर किसी का व्यय भी हुआ है।
मतलब एकदम क्लियर है कि आय व्यय, उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं, अर्थात ये तीनों एक ही होते हैं। तो इन्हीं को तीन मुख्य आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। इन्हीं के किसी को लेकर, चाहे उत्पादन को देखकर, चाहे आय को देखकर, चाहे व्यय को देखकर, आप किसी एक चीज़ को लेकर सरकार, राष्ट्र की आय का आप गणना कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें तीन मेथड होते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के, और वो तीनों मेथड इन्हीं से आते हैं। उत्पादन विधि से कर सकते हैं, आय विधि से कर सकते हैं, और व्यय विधि से कर सकते हैं। मतलब राष्ट्र की आय की गणना जो है उत्पादन विधि से, चूँकि उत्पादन विधि से भी वही आएगा, आय विधि से भी वही आएगा, व्यय विधि से भी वही आएगा, इसलिए चाहे जिस मेथड से करें आपको आंसर समान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको अब बताना शुरू करता हूं कि राष्ट्रीय आय जो आर्थिक क्रियाएं हैं, कौन सी आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय में काउंट होंगी, कौन सी नहीं होंगी, यानी कि कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो आर्थिक क्रिया राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे और कौन से नहीं होंगे। जैसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं उनको थोड़ा सा, चूँकि मैंने देखा है पहले जो हमारे सीनियर रहा करते थे, तो वो इन सारी चीज़ों का कि कौन सी चीज़ राष्ट्रीय आय में काउंट होगी, कौन नहीं काउंट होगी, उसके 3-4 पेज के जो है नोट्स बनाते थे और उसी को रट लेने के लिए कहते थे कि इन सारी चीज़ों से आप ये जान पाएंगे कि इसको राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है, इसको नहीं किया जाता है, इसको नहीं किया जाता है, इसको किया जाता है। मेरे कहने का मतलब मैं आपको आज समझा देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि कभी भी एनी टाइम यू कैन डिलीवर, आप किसी भी समय आप जो है डिलीवर कर देंगे कि कौन सी राष्ट्रीय आय में काउंट होगा और कौन सा नहीं होगा। मैं थोड़ा ये साफ करता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि हाँ, राष्ट्रीय आय में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें उत्पादन, आय और व्यय, चूँकि इन तीनों मेथड से राष्ट्रीय आय को निकाला जा सकता है, उत्पादन विधि से, आय विधि से और व्यय विधि से। इसका मतलब क्या है कि तीनों से एक ही आता है, तो इसलिए किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय को निकाला जा सकता है। तो ये तीनों आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या मैं बताने वाला था कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनके आधार पे आप राष्ट्रीय आय के बारे में बता सकते हैं कि इसको राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा, इसको नहीं किया जाएगा उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष कब से कब लिया जाता है आप ये जान लें, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च के बीच में जो आता है उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन से ट्रांजैक्शन काउंट होते हैं, कौन नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक बात मैं सिंपली बता दूं कि जिस क्रिया में उत्पादन, आय और व्यय ये तीनों क्रियाएं होंगी, वो जो है राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा। ये क्यों होंगी, क्यों उत्पादन, आय और व्यय लिया जा रहा है? क्योंकि तीनों मेथड हैं निकालने के राष्ट्रीय आय, तो जब तीनों मेथड से ही सेम आएगा तो तीनों आर्थिक क्रियाएं होनी भी चाहिए, आय, व्यय और उत्पादन, तभी तो तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा। तो अब आप देखें कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, आर्थिक क्रियाएं हैं जो राष्ट्रीय आय में काउंट की जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया आप सैलरी पाते हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय आय में काउंट होता है कि नहीं होता है? तो देखिए 20,000 आपकी सैलरी है, ठीक है, ये आपको सैलरी मिल रहा है। आप देखें, चेक करें कि इसमें उत्पादन हुआ कि नहीं। कोई भी आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, कल भी मैंने बताया था कि आप किसी न किसी चीज़ का उत्पादन करें। मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, या छोड़िए मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। छोड़िए मैं सबसे ऑनरेबल पर्सन का मैं इस समय एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा का
की मेन रीढ़ की हड्डी समझ लें इंटरनल सिक्योरिटी का, पुलिस विभाग को ले लेते हैं। यदि पुलिस विभाग का कोई भी कर्मचारी है तो वो उसको जो सैलरी मिली है वो किसी न किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, तो हाँ, वो उत्पादन किस चीज़ का कर रहा है? सेवाएं दे रहा है, ठीक है, सर्विस दे रहा है। वो क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। और उत्पादन हो गया तो वो आय उसको हो रही है क्या? आय हो रही है उसको, बिल्कुल आय हो रही है। 20,000 उसको सैलरी है तो वो उसकी आय हो गई। व्यय हो रहा है, बिल्कुल व्यय हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार उसको सैलरी दे रही है तो उसका वो व्यय है, तो व्यय भी इसमें हो रहा है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूपी के हैं तो यूपी, उसको सैलरी दे रही है, ठीक है। तो ये तीनों क्रियाएं हो रही हैं, उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों क्रियाएं हो रही थी, इसलिए आपकी सैलरी राष्ट्रीय आय में काउंट की जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, धीरे धीरे मैं आपको कंफर्टेबल करता जाता हूँ, एक एक टॉपिक आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आप सीरियस होकर पढ़ लेंगे तो हमेशा आपके जुबान पे रहेगा सारी चीज़। देखिए, यदि कोई घर है, ठीक है, आपने ये मान लीजिए 2021-22, ठीक है, 2021-22 में आपने एक घर का उत्पादन, आपने एक घर को बनाया 1 करोड़ रुपए में, ठीक है, घर का उत्पादन हुआ 1 CR में, ठीक है, 1 करोड़ में। 1 करोड़ में आपने 2021-20 वित्तीय वर्ष में आपने एक घर बनाया, तो क्या ये उत्पादन जो आपने किया, घर का निर्माण कराया, ये राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं? लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना है कि जिस वित्तीय वर्ष में ये घर बना है उसी वित्तीय वर्ष में इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 2021-22 वित्तीय वर्ष में ये भारत सरकार की राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं? तो आप देखें, चेक करें, जो मैंने आपको बताया था, उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ, आय हुआ कि नहीं हुआ, व्यय हुआ कि नहीं हुआ। अब देखें, उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल उत्पादन हुआ। किस चीज़ का? घर का उत्पादन हुआ। आय हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखें, जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान आया उससे भी किसी का आय हुआ, जो लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनको भी आय हुआ, तो वो आय हुआ, ठीक है। मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ, बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लें उस चीज़ को। व्यय हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, ये जो मकान बनवा रहे हैं इनका पैसा व्यय हुआ है, क्योंकि इनको उत्पाद मिला तो उन्होंने पैसे को व्यय किया है, मिस्त्री को दिया, लेबर को दिया, बिल्डिंग मटेरियल के आइटम को दिया, बिजली मैकेनिक को दिया, प्लम्बर को दिया, सबको दिया, कुल मिला के, तो व्यय की भी क्रिया हुई, ठीक है। अब ये भी राष्ट्रीय आय में होगा कि नहीं होगा? आपने देख लिया, चेक कर लिया आपने कसौटी पर, उत्पादन हुआ, आय हुआ, व्यय हुआ, इसका मतलब क्या है? ये राष्ट्रीय आय में काउंट होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, धीरे धीरे आपकी सारी समझ में बना देता हूं, इसको लेकर दोबारा कभी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यही एक एग्जांपल फिर से मैं लेता हूं। अब ये एक घर है जो 2014-15 वित्तीय वर्ष में बना था, जिसकी कीमत मान लीजिए 1 CR है, ठीक है। एक घर था जिसकी जो कि 2014-15 में बना था, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, ये घर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने 3-4 साल रहे इसके जो मालिक थे घर के, और इन्होंने फिर डिसाइड किया कि 2021-22 वित्तीय वर्ष में 2021-22 वित्तीय वर्ष में अब इस घर को मैं बेच देता हूं। तो बताइए राष्ट्रीय आय हुआ कि नहीं हुआ? 2021-22 में इन्होंने बेचने का प्लान किया, तो आप मुझे बताएं क्या ये राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं होगा? देखिए, जब 2014-15 में उत्पादन हुआ था घर का, तब उस समय सारी चीज़ क्लियर थी कि भाई उत्पादन हुआ, आय हुआ, व्यय हुआ, तो राष्ट्रीय आय में काउंट हुआ। लेकिन 2021-22 में काउंट होगा कि नहीं होगा? चूँकि 2014-15 में ऑलरेडी काउंट हो चुका है, इसलिए 2021-22 में जो उत्पादन होना था वो हो गया है, केवल हैंड बैरी कर रहा है, मतलब इस हाथ से उस हाथ में जा रहा है, ना कोई उत्पादन है। आय व्यय हो रहा है इंडिविजुअल का, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है।
जो उत्पादन था वही उत्पाद है, अब वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तो इसलिए 2021-22 में यहाँ पे ये इसको राष्ट्रीय आय में काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अब आ गया है, क्या गया है, प्रचलन में ही है, इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर बैठ जाते हैं बीच में। आपका घर है, आप बेचना चाहते हैं, दूसरा लेना चाहता है, तो एक ब्रोकरेज चार्ज लगता है, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज जिसको कहते हैं हिंदी में, छोड़िए इंग्लिश में ही जान लीजिए, जो कहते हैं कि दलाली का चार्ज, ठीक है। तो वो ब्रोकरेज चार्ज एक लगता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, चूंकि वो आपको सर्विस दे रहा है कि आपको डिमांड है बेचने की और आपको डिमांड है खरीदने की, तो ये बेचने वाले को भी जान रहा है, खरीदने वाले को भी जान रहा है, क्योंकि इसने एक ऑफिस खोल रखा है, ये इधर से यहाँ आए, ये इधर से यहाँ आए, दोनों को इसने सर्विस दिया। किस चीज़ की? इनको ज़रूरत थी बेचने को, इनको ज़रूरत थी खरीदने की, तो दोनों लोगों को इन्होंने मिला दिया। इसके एवरेज में इन्होंने एक ब्रोकरेज चार्ज इनसे 1 लाख रुपए कर दिया और इनसे 1 लाख रुपए कर दिया। अब बताएं, ये जो ब्रोकरेज चार्ज है ये राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी का जो इधर से उधर हो रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ में, ये तो राष्ट्रीय आय में नहीं काउंट होगा, लेकिन ये जो ब्रोकरेज है ये क्या राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं होगा? इसको समझिए। देखिए, अब चेक करिए अपनी कसौटी पर, उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ? उत्पादन ब्रोकर के द्वारा उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसने ऑफिस खोल रखा है, सेवाएं दे रहा है, इनको मिलाने का दोनों लोगों का, और उसका चार्जेस है। उत्पादन हुआ किस चीज़ का? सेवा दे रहा है, ठीक है। आय, आय, आय बिल्कुल हुआ। कितने का हुआ? 2 लाख का, 1 लाख इधर 1 लाख इधर, 2 लाख का आय भी हो गया। व्यय बिल्कुल हुआ, जब इनको 1 लाख 2 लाख मिला है तो कहीं से तो मिला होगा, 1 लाख इन्होंने दिया, 1 लाख इन्होंने दिया, इनका व्यय हुआ, तो 2 लाख व्यय, यानी कि आय भी हुआ, व्यय भी हुआ, उत्पादन भी हुआ। इससे अब कह सकते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। और मैं एक और क्रिया बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ चलूँगा, ठीक है। देखिए, जैसे अभी क्या चल रहा है कि हम लोग चूँकि गरीब देश के हैं, अभी हम लोग अपने आप का ग्रोथ कर रहे हैं, विकासशील हैं, विकसित होने के लिए हम लोग अभी संघर्षरत हैं। तो जैसे अमेरिका कुछ चीज़ का यूज कर लेता है, जैसे आपने सुना होगा कि रसिया की बहुत सारे मतलब कि युद्धपोत होते हैं, वो जो वहाँ से एक्सपायर हो जाते हैं, जिनको कमीशन से निकाल दिया जाता है, तब इंडिया के लिए चले जाते हैं। उसी तरह से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे अमेरिका है, उसने कोई फैक्ट्री से अपने पुराने आउटडेटेड आइटम को हटा दिया और वहाँ पे उसने अपडेटेड आइटम को लाया, तो वहाँ से इंडिया के लिए इंपोर्ट किया गया। मतलब वो बेच रहा था अपना पुरानी मशीन, पुराना कुछ भी सेकेंड हैंड आइटम, वो जो है बेच रहा था, अपना दूसरा इंस्टॉल कर रहा था और अपना सामान बेच रहा था। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो मशीनें हैं वो पुरान हो गई, उसके हिसाब से आउटडेटेड हैं, वो उसको बेच रहा है। तो यहाँ पे इंडिया उसको खरीद रहा है, ठीक है। तो क्या ये राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं होगा? अब इसमें आप चेक करें कि क्या ये राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं होगा। देखिए, उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल उत्पादन हो रहा है। वो मशीन भले उनके लिए सेकेंड हैंड थी, लेकिन आपके लिए वो मशीन का उत्पादन हो रहा है। यानी कि उत्पादन क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल उत्पादन हो रहा है। आय हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल आय हो रहा है। भाई, जब उत्पादन हुआ तो आपने पैसा पे किया, तो आय हुआ ना किसी का? आय हुआ। व्यय हुआ कि नहीं हुआ? भाई, जब आपने पैसा दिया तो व्यय भी तो होगा, तो व्यय भी हुआ। उत्पादन हुआ, आय हुआ, व्यय हुआ। ये तीनों आर्थिक क्रियाएं हुई,
इसका मतलब है कि जो वहाँ से सेकेंड हैंड आइटम इंडिया के लिए आया वो राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको धीरे धीरे सिलेबस समझाने की तरफ धीरे धीरे, अब चूँकि ये अभी हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, अब धीरे धीरे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं, इंडियन इकोनॉमी की तरफ। देखिए, आप मेरे साथ अगर रहते हैं तो मैं आप लोगों को थोड़े दिन बाद वर्ल्ड इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा। जब ये इंडियन इकोनॉमी कुछ मैं पढ़ा लूँगा, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ने के बाद आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल होंगे आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए। तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट रहें। आप लोग ये मान के चलें कि आप तैयारी अच्छी हो रही है, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोग देखते हैं, वो ये आप जान लें कि आप भूखे नहीं मरने पाएंगे। आप लोगों को मैं बिल्कुल इतना कंफर्टेबल कर दूंगा कि आप कुछ अर्निंग ज़रूर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं इधर आता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि देश, ये देखिए, देश हटाइए, यहाँ पे आप विश्व कर लीजिए। ठीक है, विश्व, विश्व है। विश्व में कितने देश? मुझे लगता है कि 210-12 देश तो होंगे ही, मान लीजिए 213-214 देश होंगे। ठीक, अब इसमें कुछ देश होंगे जो अमीर देश होंगे, विकसित देश, और कुछ होंगे जो विकासशील होंगे, और कुछ होंगे गरीब देश। तो मैं दो तरफ रखता हूँ, विकासशील ये सारी चीज़ें छोड़िए, आप रखिए अमीर और गरीब, दो चीज़ रखिए। आप मझेला रास्ता हटाइए, आप गरीबी और अमीरी देखिए, कौन गरीब है कौन अमीर है। तो इसमें दो तरह के देश आएंगे, एक अमीर एक गरीब। इसमें रिपोर्ट कार्ड का चक्कर छोड़िए, आप आइए मेन चीज़ पे। एक गरीब हो गए, क्योंकि गरीब देश को मैं पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि हम भी एक विकासशील देश में ही हैं। तो मैं चूँकि भारत माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, तो कहने में थोड़ा सा हो सकता है मैं अनकम्फर्ट फील करूँ गरीब देश को लेकर, लेकिन हम लोग संघर्षरत हैं, एक दिन सफल ज़रूर होंगे। इच्छा शक्ति रहनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने की बिल्कुल इच्छा शक्ति है तो हम लोग सफल होंगे निश्चित तौर पर। एक गरीब देश हो गया और दूसरे अमीर देश। अमीर देश, अब गरीब देश, इनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, और अमीर देश, इनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। अमीर देश की समस्याओं को जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमी कुछ बढ़ाऊंगा, तब आप अमीर देश की समस्या समझ लेंगे। गरीब देश में मैं भारत की समस्याएं या गरीब देश की समस्याएं, मतलब भारत की समस्या बताने जा रहा हूं, इसलिए इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र हो जाएगा। तो आप भारतीय समस्या, आप भारत देश की भारतीय अर्थव्यवस्था आप समझ लेंगे। तो गरीब देश में मैं जिक्र करने चल रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, इंडियन इकोनॉमी, मैं इसमें इंडियन इकोनॉमी के अब जिक्र करने चल रहा हूँ। अब धीरे धीरे आप बेसिक चीज़ समझते चले जाएंगे। अब यहाँ से आप लोगों का मैं पूरी तरह से ज्ञान चक्षु खोल रहा हूँ, और आप लोग धीरे धीरे कंफर्ट होते चले जाएंगे। फिर टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें आपको हम पढ़ाते हुए जाएंगे कि मूल समस्याएं। ठीक है, ये आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं पढ़ने में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप उससे कंफर्टेबल रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं। अब मूल समस्याएं क्या हैं? एक ही बार
भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है? तो मैंने कल भी आपको थोड़ा सा जिक्र किया था, मैं उसी चीज़ को अब टॉपिक में ला रहा हूँ। वीसीएस क्या है? वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये मूल समस्या है, जिसको कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। ये मेन प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी की जो है देश के लिए। अब आप यहीं से सारी चीज़ समझ जाएंगे कि क्या होना है। यही सिलेबस उसके पेरी फेरी में जो कुछ भी है, यानी कि इस सब्जेक्ट की मैं पूरा डायमेंशन खोल रहा हूँ। अब आप हर चीज़ समझिएगा, इंडियन इकोनॉमी यहीं से घूमेगा। सॉरी, थोड़ा सा छोटा बन गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने ये लिख लिया होगा और लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप केवल समझते हुए चलें, कुछ भी लिखना नहीं है, बस केवल समझते हुए चलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल होते रहे होंगे। ये है वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये सर्कल है। अब लेकिन किसी भी सर्कल में हमें ये पता ही नहीं है कि हम यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से कहाँ से, क्योंकि सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता ही नहीं है, कहाँ से शुरू करें इसमें। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि देश की मूल समस्या ये है कि हम लोगों का उत्पादन बहुत कम है। उत्पादन कम होने से ही रोजगार की कमी होगी, फिर वही बेरोजगारी की स्थिति बनती है। यही देश की मूल समस्या है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं यहाँ उत्पादन। राष्ट्र का उत्पादन कैसा है? निम्न उत्पादन कम है इस देश का। अब आप सोचें कि छोटे छोटे देश हैं जो विकसित देश हैं, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। ये सारे देश जो हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जैसे ये छोटे वाले देश जो यूरोपियन कंट्री के हैं, सब बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इतना उत्पादन करते हैं, इनके उत्पादन की वजह से ही ये इतने समृद्धशाली और इतने विकसित हो गए। ठीक है, उत्पादन इनका बहुत आगे है, लेकिन हमारा उत्पादन बहुत कम है। सोचिए, अभी आपसे मैंने बताया था कि उत्पाद, आय और व्यय तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। उत्पादन कम है, यानी उत्पादन जितना होगा उसी हिसाब से आय होगा, उसी हिसाब से व्यय होगा। उत्पादन आपका कम है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? नेशनल इनकम में लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा लिखूंगा तो इसमें बहुत फैल जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम होगी। यदि उत्पादन कम है तो राष्ट्रीय आय भी, नेशनल इनकम भी कम होगी। उसके बाद आ जाएं, नेशनल इनकम कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी? क्योंकि राष्ट्र है, राष्ट्र की आय ही कम है, और भारत जैसा राष्ट्र जहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, यहाँ से हम आपको एक बार में ऐसे समझा देता हूँ। ये मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय निकालना है, ठीक है, तो टोटल इनकम देश की कितनी है? मान लीजिए x रुपया है, टोटल इनकम हो गया पूरे राष्ट्र का। जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए y, 143 करोड़ लोग जितने हैं उनको मान लेते हैं हम y हैं, ठीक है। एक तो पैसा कम है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बांटना है, तो पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? वो भी बहुत कम हो जाएगी। उसी तरह जो है इनकम कम है राष्ट्र की,
तो पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, ये भी कम होगी। प्रति व्यक्ति आय की जब जिक्र हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रति व्यक्ति आय इंडिया का तकरीबन 2500 से $5000 है। 2500 से $5000। अभी जो छोटे देश हैं इनका आप सुनेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है हम लोगों से। हम लोगों का बिल्कुल इतना शर्म आएगी बताने में कि हमारे राष्ट्र का कितना पर कैपिटा इनकम है। और मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का इनका पता है कितना है? $60,000। $60,000। जापान का तकरीबन $40,000। अमेरिका का तकरीबन $50,000। सिंगापुर का तकरीबन $50,000। कनाडा का तकरीबन $30,000। ऐसे है। हम लोगों का इनसे कोई जोड़ ही नहीं है। कोई 20 गुना ज़्यादा, कोई 30 गुना ज़्यादा, कोई इससे भी ज़्यादा। हम लोगों का इन लोगों की कंपैरिजन कोई नहीं है हम लोगों के साथ में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि हमारा ही कोई प्रॉब्लम है। अमीर आदमी का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं वो आगे आपको समझाऊंगा वर्ल्ड इकॉनमी में। अभी हम इंडियन इकॉनमी समझ रहे हैं तो हम अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इनकी समस्याएं तो और भी जटिल है। समझिए, पर कैपिटा इनकम कम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम है, तो जीवन स्तर कैसा होगा इनका? लिविंग स्टैंडर्ड, लो लिविंग स्टैंडर्ड होगा। मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। लो लिविंग स्टैंडर्ड, इनका बहुत ही निम्न जीवन स्तर है, बहुत ही निम्न जीवन। कहा जाता है कि हम लोगों का जो जीवन का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, हम लोगों से बेहतर तो कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो फॉरेन के विकसित राष्ट्र हैं वहाँ के जानवरों की हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति है। वो हम लोगों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम लोगों का उनके जानवरों से भी बदतर स्थिति है। अच्छा, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। हम इतने गरीब थे नहीं कहीं ना कहीं। ब्रिटेन ने हमें 200 वर्ष जो लूटा है, जो ब्रिटेन ने हमसे लूट के ले गए, वो पता है कितना लूट के ले गए? $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन। $45 ट्रिलियन ब्रिटिश हमसे लूट के ले गए। और इसमें पता है अपना जीडीपी कितना है? बेलो $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन से भी कम है। $3 ट्रिलियन से भी हम लोग कम इकॉनमी में हैं, और हमसे वो लूट के गए हैं $45 ट्रिलियन। अमेरिका का जीडीपी 21 ट्रिलियन है, $21 ट्रिलियन। अंग्रेज हमसे लूट के ले गए हैं $45 ट्रिलियन। चाइना की इकॉनमी है तकरीबन $14 ट्रिलियन। हमसे ये लूट के ले गए हैं $45 ट्रिलियन। कोई जोड़ ही नहीं है। इन लोगों ने मुझे एकदम से लूट के ले गए, बहुत ही पुअर स्थिति में हम लोगों को छोड़े। लेकिन तब भी हम लोग फिर से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और माँ भारती के अंदर इतना अपने बच्चों के ऊपर इतना गर्व है कि माँ भारती के बच्चे फिर से एक बार इसको सोने की चिड़िया बनाने की ओर ले जाएंगे। जो संघर्ष करेगा वो निश्चित तौर पर सफल होगा, और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर सफल होंगे। $45 ट्रिलियन हम लोगों से लूट के अंग्रेज लेके गए थे। हम लोगों का जीवन स्तर कैसा है?
लो लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर कम अच्छा है भाई, जो कुछ खाया पिया, जो कुछ मिला मुझे पर कैपिटा इनकम से, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा तो है नहीं, जो कुछ मिला था उसको मैंने खा पी के ख़त्म कर दिया। बचत क्या हुआ भाई, सबने नहीं खा लिया, कुछ तो बचाते ही होंगे। बचत, सेविंग, सेविंग क्या होगा, सेविंग भी बहुत ही कम होगा, बचत कम होगा। बचत ही आपका किसी का निवेश होता है, तो बचत के बाद जो है निवेश, इन्वेस्टमेंट जो है ये भी कम होगा। जब आपका बचत कम है तो आपका निवेश भी कम होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका बचत कम है तो आप निवेश यानी कि बैंक में ले जाकर भाई ये बचत करेंगे, आप बैंक में ले जाकर जमा करेंगे तभी तो ये किसी के लिए निवेश होगा। तो बचत ही कम है तो निवेश भी बहुत कम ही होगा। ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट कम है तो पूंजी निर्माण की दर, पूंजी निर्माण की दर ये भी कम होगी। पूंजी निर्माण की दर कम होगी। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यदि अब आप फिर से आ जाएं, उत्पादन कम तो राष्ट्र की आय कम, राष्ट्र की आय कम तो प्रति व्यक्ति आय कम, प्रति व्यक्ति आय कम तो जीवन स्तर निम्न, जीवन स्तर निम्न तो सेविंग कम, सेविंग कम तो इन्वेस्ट कम, इन्वेस्ट कम तो पूंजी निर्माण की दर कम। ये स्थिति होती है। इसमें ये पूंजी निर्माण की जो दर है इस पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। आप क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का उठाएंगे तो हमेशा पूंजी निर्माण आपको शब्द मिल जाएगा, हमेशा एक आध क्वेश्चन इस पे डाल देता है। मैं इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ, मैं इसको साफ कर दूँ, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण क्या होता है? पूंजी निर्माण से तात्पर्य यह है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पूंजी निर्माण की दर, पूंजी निर्माण की दर देश के भीतर उन चीज़ों का विकास करना, देश के भीतर उन चीज़ों का विकास करना जिनसे लोगों का उत्पादन बढ़े, उसे कहते हैं पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण से तात्पर्य है ऐसी चीज़ों का विकास करना जिनसे लोगों का उत्पादन बढ़े। कैसे? वो मुख्य चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप लोग मुझे खुद ही काउंट कराएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिजली, ये क्या है? आधारभूत संरचना। रोडवेज, ठीक है। तीसरा एयरवेज, वायुयान, ठीक है, वायुयान, वायु मार्ग समझ लीजिए, वायुयान, ठीक है। चौथा वाटरवेज, ठीक है। और पांचवा नेशनल हाईवे। छठा, आप ऐसे ही जोड़ते जाएं, आपके जो समझ में आता है कि जिनको लगाने से उत्पादन, लोगों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, वही पूंजी निर्माण की दर, वही पूंजी निर्माण, पूंजी है, कैपिटल एसेट जिनको कह सकते हैं, ठीक है। रोडवेज, वायुयान, वाटरवेज, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, इनको बनाने में
कोई ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे कह दें कि आप जाके नेशनल हाईवे बनाइए और आप तुरंत से बनाने शुरू कर देंगे। इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत छोड़िए, इसमें बनाते कौन हैं। जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको बनाने का काम कौन करता है। पहला तो एक है पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार बना ले, या तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखा है इन सब का निर्माण जो है सरकार करे, या दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। हम आप तो इतने इन सारी चीज़ों को बना नहीं सकते। इनको बनाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत होगी और बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम की ज़रूरत होगी, तब इन सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। ये कोई साधारण काम नहीं है। मेट्रो बनाना, जैसे अभी आपको रात में फ़ोन आया कि मनोज जी आप जो है मेट्रो बना लीजिए, मैं आपको पूरा इलाहाबाद का टेंडर दे रहा हूँ, आप जो है मेट्रो बना दीजिए। तो ये इतना साधारण नहीं है, ये सपने में सोचने जैसा है साधारण आदमी के लिए। इसके लिए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए, एक बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें किनके पास हैं, ये पब्लिक सेक्टर सरकार के पास है, कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं उनके पास भी है। अब प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं। जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ था तब प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नवजात शिशु थे। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अब इस स्थिति में हैं कि वो पब्लिक सेक्टर से भी डोमिनेट करते हैं। तो अब इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है। इन्वेस्ट करना तो ठीक है, इसमें अब दिक्कतें क्या आती हैं। पहली दिक्कत आएगी निवेश की। निवेश की दिक्कत आती है। इसमें बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी पूंजी लगती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मान लीजिए पूंजी पर्याप्त हो गई, इसमें पूंजी की ज़रूरत लगेगी, बहुत बड़ी पूंजी आपने इकट्ठा किया। दूसरी जो मेन समस्या इसकी है, परियोजना की अवधि। ठीक है, परियोजना की अवधि ये भी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि परियोजना की अवधि, जैसे आप मानिए कि आपने मेट्रो बनाने का काम शुरू किया, तो 4-5 साल तो केवल सिर्फ आपको पैसा ही डुबाना है, उसमें पैसा ही डालते जाना है, कुछ भी निकलेगा नहीं। उसके बाद फिर 4-5 साल आपने लगाया, पैसा खूब लगाया, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप हो गई। उसके बाद फिर नेताओं का 10-12 दिन तो इसी में चला जाएगा, आपका टाइम एक महीनों निकल जाएंगे कि उसका फीता कटेगा। फीता कटने का भी अपने देश में रिवाज है। बिना फीता कटे तो आप जो है उसका अपना फ़ायदा निकाल ही नहीं सकते। फीता कटेगा, आप 1-1.5 महीना और लॉस में गए। तो इस तरह से ये परियोजना की अवधि जो है बहुत लंबी होती, इसकी भी समस्या है। और तीसरी जो समस्या है मेन, उसमें आमदनी कम होती है। आमदनी कम, इसमें आमदनी बहुत कम है। जैसे मान लीजिए आपने मेट्रो लगाया तो बहुत बड़ा पैसा आपने लगाया, लेकिन जो आपका रिटर्न होता है वो बहुत धीरे धीरे, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। यानी कि निवेश करना होगा, फिर परियोजना की अवधि बहुत लंबी होगी, फिर आमदनी भी एक धीरे धीरे आएगी। तो इस तरह से ये बहुत
चैलेंजिंग होता है, इसलिए इसमें पब्लिक सेक्टर जो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है वही इसमें काम कर पाते हैं, सबके बस का ये काम नहीं। तो चूँकि क्लासेस बहुत लंबी हो जा रही हैं, मैं इसलिए थोड़ा इसको कुछ चीज़ मैं इसमें रोकता हूं और आगे मैं फिर से कल कंटिन्यू करूंगा। तो आपको धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की धीरे धीरे समझ आपको बनती जा रही होगी। ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, रेगुलर ये क्लासेस होंगी, आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। आप मुझे कमेंट करें कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, जो दिक्कत हो रही होगी मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।